हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 की पहली हेडिंग रासायनिक आबंधन की कासेल लुईस अवधारणा के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रासायनिक आबंधन की कासेल लुईस अवधारणा के बारे में। इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा रासायनिक बंध कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या जो है कि कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कासेल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कासेल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता की तर्कसंगत व्याख्या की। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बैलेंसी संयोजकता की तर्कसंगत व्याख्या की। यह व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1916 में कासेल और लुईस जो हैं स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने संयोजकता की तर्कसंगत व्याख्या की और यह व्याख्या जो है उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। ठीक है, लुईस परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्ट तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। ठीक है, लुईस जो है वह परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्ट के रूप में अर्थात आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। ठीक है, तो लुईस ने परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्ट के रूप में और बाह्य कक्षक के रूप में निरूपित किया। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। ठीक है, बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उसने यह भी माना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। लुईस के अनुसार बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वह घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो केंद्रीय ओष्ठ को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक है, जो घन है जिसके 8 कोनों पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह केंद्रीय ओष्ठ को चारों तरफ से घेरे रहता है। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्ष में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर स्थित होता है। ठीक है, सोडियम के बाह्य कक्षक में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर स्थित रहता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लुईस की जो धारणा है यह बीच में जो है एक धन आवेशित ओष्ठ मान रहा है और किनारे किनारे कक्षाओं को मान रहा है। लुईस परमाणुओं को एक धन आवेशित ओष्ठ, ठीक है, तथा बाह्य कक्षक के रूप में निरूपित किया है। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उसने यह भी माना कि यह जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं यह घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो केंद्रीय ओष्ठ के चारों तरफ घेरे रहते हैं। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्ष में उपस्थित एकक इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर स्थित होता है। सोडियम के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वह घन के एक कोने पर स्थित होता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में जिसके बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह अष्टक एक विशेष अस्थायी विन्यास निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉनों का जो यह अष्टक है यह विशेष अस्थायी विन्यास को निरूपित करता है। लुईस ने यह अभिगृहित दिया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने अस्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, लुईस ने यह धारणा प्रस्तुत की कि
परमाणु जो हैं वे परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने अस्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में सोडियम एवं क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सरलता पूर्वक देकर अपना अस्थायी अष्टक प्राप्त करता है, तथा क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना अस्थायी अष्टक निर्मित करता है। ठीक है, अर्थात सोडियम जो है वो आयन के रूप में हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया है, Na+ बन जाएगा, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए क्लोराइड आयन के रूप में हो जाएगा, Cl- के रूप में हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे Cl2, F2, S2 इत्यादि में परमाणुओं में परस्पर इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयन बन रहे हैं और आपस में जुड़कर अस्थायी अष्टक बना रहे हैं। ठीक है, उसके ठीक विपरीत क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन इत्यादि में परमाणुओं में परस्पर जो है परमाणुओं में आबंध जो हैं परस्पर इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा इन अणुओं के परमाणु एक बाह्य अस्थायी अष्टक अवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा Cl2, S2, F2 इत्यादि में परमाणुओं में आबंध जो हैं वह परस्पर इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इन अणुओं के परमाणु जो हैं एक बाह्य अस्थायी अष्टक अवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आता है लुईस प्रतीक के बारे में, लुईस सिंबल के बारे में। किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कोई अणु बनता है तो उस अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ही रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ये इनके संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यही जो हैं अणु बनाने में भाग लेते हैं। आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन हैं यह अच्छी प्रकार से सुरक्षित होते हैं तथा सामान्यतः संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो हैं यह संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, जबकि किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ये इनके संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक अमेरिकी रसायनज्ञ G.N. लुईस ने, ठीक है, एक अमेरिकी रसायनज्ञ G.N. लुईस ने परमाणुओं में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए सरल संकेतनों को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका के रसायनज्ञ हैं G.N. लुईस, इन्होंने परमाणुओं में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, निरूपित करने के लिए सिंपल, ठीक है, संकेतन को प्रस्तावित किया जिन्हें लुईस प्रतीक कहा जाता है, लेविस सिंबल कहा जाता है। उदाहरण, दूसरे आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक इस प्रकार हैं। लिथियम के बाहरी कक्षा में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसको 1 डॉट के द्वारा दिखाया गया है। बेरिलियम के बाह्य कक्षा में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो 2 डॉट के द्वारा। बेरिलियम में 3 होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियान में 8 होते हैं। ठीक है, इनको डॉट के द्वारा दिखाया गया है। तो इस सिंबल को लुईस सिंबल कहा जाता है, लुईस प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंधन की कॉसेल और लुईस अवधारणा के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कॉसेल और लुईस स्वतंत्र रूप से अलग अलग संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयुक्ता की तर्कसंगत व्याख्या की। यह व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। ठीक है, लुईस परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी अर्थात आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त
तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। लुईस ने परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उसने यह भी माना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जो केंद्रीय ओष्ठ को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्ष में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन जो हैं वे घन के एक कोने पर स्थित होता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यह अष्टक एक विशेष अस्थायी विन्यास को निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉन का यह जो अष्टक है यह विशेष अस्थायी विन्यास को निरूपित करता है। लुईस ने यह अभिगृहित दिया कि परमाणु जो हैं परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने अस्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने अस्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम या क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सरलतापूर्वक देकर अपना अस्थायी अष्टक प्राप्त करता है, तथा क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना अस्थायी अष्टक निर्मित करता है। अर्थात सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। अन्य उदाहरण जैसे Cl2S2F2 आदि में परमाणुओं में परस्पर इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन द्वारा निर्मित होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का परस्पर शेयरिंग होता है, सहभाजन होता है, जिसके द्वारा यह बनते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इन अणुओं के परमाणु जो हैं एक बाह्य अस्थायी अष्टक अवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लुईस प्रतीक के बारे में, लुईस सिंबल के बारे में। किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, किसी भी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो हैं रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ये इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। आंतरिक कोश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अच्छी प्रकार से सुरक्षित होते हैं तथा समांतर संयोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। एक अमेरिकी रसायनज्ञ जीएन लुईस ने परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतन को प्रस्तावित किया, जिन्हें लुईस प्रतीक कहा जाता है, लेविस सिंबल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में दूसरे आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक इस प्रकार हैं। लिथियम जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 डॉट बनाया। बेरिलियम में 2, बोरान में 3 डॉट, कार्बन में 4 डॉट, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियान में 8 डॉट बनाया गया। इस प्रतीक को लेविस सिंबल कहा जाता है। अब इस प्रतीक का क्या इंपॉर्टेंस है, लेविस सिंबल का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में देखते हैं। लुईस प्रतीक का महत्व। लुईस प्रतीकों का क्या महत्व है? प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या, जैसे Li पर 1 बिंदु लगाया गया है, Be पर 2 बिंदु, ठीक है, B पर 3, कार्बन पे 4, नाइट्रोजन पे 5, ऑक्सीजन पे 6, फ्लोरीन पे 7 और नियान पे 8 बिंदु बनाए गए हैं उसके चारों तरफ। इसका क्या महत्व है? प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो जो परमाणु का सिंबल है Li, उसके पास जो एक बिंदु बनाया गया है, डॉट बनाया गया है, यह उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बताता है। प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या जो है वह परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। ठीक है, यह जो संख्या है वह तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदुओं अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तत्व की जो समूह संयोजकता होगी यह या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी या फिर इन बिंदुओं की संख्या को 8 से घटाकर
8 से घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। ठीक है, साधारणतया जो है अगर 1, 2, 3, 4 बिंदु हैं तो वही उनकी संयोजकता हो जाती है, लेकिन अगर 4 से अधिक होते हैं जैसे 5, 6, 7, 8 तो इनकी संयोजकता जो है 8 से माइनस करते हैं। अगर 5 है तो इनकी अधिकतम संयोजकता 5 हो सकती है या फिर 8 - 5 अर्थात 3 हो सकती है। अगर 6 है तो संयोजकता जो है 6 हो सकती है या फिर 8 - 6 अर्थात 2 हो सकती है। 7 है तो अधिकतम संयोजकता 7 हो सकती है या 8 - 7 1 हो सकती है। अगर 8 है तो अधिकतम संयोजकता 8 हो सकती है या फिर 8 - 8 बराबर 0 हो सकती है। ठीक है, तो तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदुओं अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक आबंधन के संबंध में कॉसेल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह तो अभी तक आपको जो बताया गया वह लुईस के बारे में बताया गया, लुईस प्रतीक के बारे में बताया गया, लुईस प्रतीक का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताया गया। अब आइए देखते हैं कॉसेल ने क्या बातें बताई थी। रासायनिक आबंधन के संबंध में कॉसेल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन, आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन तथा उच्च विद्युत धनात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन्स हैं और उच्च विद्युत धनात्मकता वाले क्षार धातु हैं एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं, अलग रखे गए हैं। हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। ठीक है, हैलोजन परमाणु से ऋणायन का बनना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण के करने के द्वारा होता है, जबकि क्षार का धनायन बनना एक इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण होता है। ठीक है, जैसे NaCl में सोडियम जो है क्षार धातु है, Cl जो है हैलोजन्स हैं, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम धनायन बनता है और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए क्लोराइड आयन बनता है। तो हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण जो है संबंधित परमाणुओं द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार बना ऋणायन तथा धनायन जो हैं उत्कृष्ट गैसों के अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निर्मित इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बने ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैस के अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोष का 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास अर्थात अष्टक विन्यास NH2NP6 विशेष रूप से अस्थायी होता है। हीलियम इसका अपवाद है, जिसके बाह्यतम कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात यह ड्यूप्लेट होता है 1s2, इस पर ही अस्थायी होता है। बाकी जो हैं अष्टक पे अस्थायी होते हैं अर्थात NH2NP6 पर। ऋणायन तथा धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। यह जो ऋण आयन और धन आयन बनते हैं इनमें कूलाम का फोर्स लगता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन लगता है, जिसे स्थिर वैद्युत आकर्षण कहते हैं। ऋणायन तथा धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंधन के संबंध में कॉसेल ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। पहली बात उन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन तथा उच्च विद्युत धनात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे से उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं।
हैलोजन परमाणुओं से ऋणायन तथा क्षार से धनायन का निर्माण संबंधित परमाणुओं द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैस के अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोष का 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास NH2NP6 जो है विशेष रूप से अस्थायी होता है। हीलियम इसका अपवाद है, जिसके बाह्यतम कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणायन तथा धनायन जो हैं स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। उदाहरण देखते हैं। उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार सोडियम तथा क्लोरीन से NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का बनना निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? कौशल के सिद्धांत से। सोडियम यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो Na इलेक्ट्रॉन। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह नियान 3s1 होता है। ठीक है, और Na+ जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो नियान का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियान 3s2 3p5। यह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो Cl- के रूप में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा नियान 3s2 3p6। ठीक है, अथवा आर्गन का यह स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस तरह से सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ के रूप में, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- के रूप में बदला। अब यह Na+ और Cl- स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा NaCl के रूप में बदल जाते हैं, Na+ Cl- के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से NaCl का बनना दर्शाया जाता है, जिसमें Na जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और दोनों का अष्टक जो है कंप्लीट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, जिसके कारण यह + आयन में बदल जाते हैं। अब यह + आयन जो हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और NaCl का निर्माण करते हैं। इसी तरह से CaF2 कैसे बनता है? CaF2 का बनना जो है इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। कैल्शियम जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कोर आर्गन का होता है, और बाहरी जो सेल होता है वह 4s2 होता है। तो आर्गन 4s2 यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन बनता है Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, आर्गन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है, अक्रिय गैस संरचना। इस इलेक्ट्रॉन को जो है फ्लोरीन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ग्रहण करता है, जिससे फ्लोराइड आयन में बदल जाता है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कोर इलेक्ट्रॉन हीलियम का होता है, और बाह्य कक्षक जो है वह 2s2 2p5 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यह 2s2 2p6 हो जाता है, अर्थात यह नियान का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस तरह से यह एक फ्लोरीन के द्वारा होता है, दूसरा फ्लोरीन भी यह काम करता है। कैल्शियम 2+ आयन जो हैं वह दोनों फ्लोरीन से 2F- से आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और CF2 बन जाता है, अथवा जिसे इस तरह से लिख सकते हैं Ca2+ और F- ट्वाइस के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके आर्गन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है। हीलियम जो है फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियान का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है, और दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और CaF2 का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं। धनायन तथा ऋणायन के बीच, धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को, धनायन तथा ऋण आयन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक आबंध का नाम दिया जाता है। ठीक है, NaCl CaF2 के बीच में जो बंध आप देख रहे हैं, Na+ Cl- धन आयन ऋण आयन है, Ca2+ 2F- धन आयन ऋण आयन है, इनके बीच में जो आकर्षण हो रहा है
इस आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध का नाम दिया गया है। इस प्रकार वैद्युत संयोजकता आयन पर उपस्थित आवेश की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। वैद्युत संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, तो यह आयन पर उपस्थित आवेश की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। तो Na प्लस Cl माइनस जो है, तो Na प्लस पर एक आवेश उपस्थित है, Cl माइनस पर भी एक आवेश उपस्थित है, तो यही जो संख्या है यही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो NaCl में Na की संयोजकता कितनी होगी, वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। Cl की वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। CaF2 में कैल्शियम पर 2 प्लस आयन होता है और F पे माइनस होता है, तो कैल्शियम की धनात्मकता वैद्युत संयोजकता 2 है, जबकि क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता 1 है। ठीक है, तो धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध का नाम दिया गया है। इस प्रकार वैद्युत संयोजकता आयन पर उपस्थित आवेश की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है, अतः कैल्शियम की धनात्मक वैद्युत संयोजकता 2 है, जबकि क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा आयन का बनना तथा आयनिक क्रिस्टलीय यौगिक के बनने के बारे में आधुनिक संकल्पनाएं कासेल के अभिगृहितों पर आधारित हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयन बनना तथा आयनिक क्रिस्टलीय यौगिकों के बनने के बारे में जो आधुनिक संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट हैं, वे कासल के अभिगृहितों पर ही आधारित हैं। आयनिक यौगिक के व्यवहार को समझने तथा उनको क्रमबद्ध करने में कासेल के विचारों से उल्लेखनीय सहायता मिली है। आयनिक यौगिकों के व्यवहार को समझने तथा उनको क्रमबद्ध करने में कासेल के विचारों से उल्लेखनीय सहायता मिली है। साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि अनेक यौगिक उनकी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अनेक यौगिक जो हैं उनकी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयन का बनना तथा आयनिक क्रिस्टलीय यौगिक के बनने के बारे में आधुनिक संकल्पनाएं जो हैं वे कासल के पास्टुलेट्स पर आधारित थी, अभिगृहितों पर आधारित थीं। आयनिक यौगिकों के व्यवहार को समझने तथा उनको क्रमबद्ध करने में कासेल के विचारों से उल्लेखनीय सहायता मिली। साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अनेक यौगिक उनकी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका लुईस अवधारणा की, कासेल लुईस अवधारणा। ठीक है, रासायनिक आबंधन की कासेल लुईस अवधारणा के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अष्टक नियम की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।